बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरसला ताहिर और प्रोग्राम है जी हेल्थ टॉक। एज यूजुअल आपको पता है कि ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं। आपको किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। और अगैन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी बीमारी का, किसी परेशानी का आपको सामना हो गया है, तो अब उससे कैसे आपके लिए आसानी पैदा की जा सकती है, ये उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ हमारा प्रोग्राम है। जैसे कि नाम से भी जाहिर है, हेल्थ टॉक। हर हफ्ते कोई ना कोई एक बेहतरीन डॉक्टर हम अपने पास बुलाते हैं और एक बेहतरीन सा टॉपिक भी होता है जिस पर बड़ा डिटेल में बात की जाती है। आज जो डॉक्टर हमने बुलाए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं। नाम है जी उनका डॉक्टर सुल्तान रजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। नाम की शिकायत तो नहीं, आपका नाम सही लिया मैंने? सही नाम लिया आपने। ठीक है। अच्छा जी, आज मौजूद जिसका आपने इंतखाब किया है वो आजकल अगर मैं कहूँ सबको इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर अपने अम्मा अब्बा के दौर की, नानी नाना के दौर की बात करूँ तब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल अब लोग सोचेंगे कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है जी हमारा स्किन डिजीज़ पर हम बात करेंगे। और ये स्किन की जो डिजीज़ है, मुझे ऐसा लगने लगा है डॉक्टर साहब कि गर्मी में हम कहते हैं जी गर्मी है, बहुत स्वेट हो रहा है, बहुत गर्मी है, पसीनों की वजह से, पानी कम पी रहे हैं, इस वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। सर्दी में दाखिल होते हैं तो कहते हैं जी बहुत वेदर ड्राई है, इस वजह से स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मौसम चेंज होने लगता है तो कहते हैं जी मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उसका मतलब है स्किन की जो प्रॉब्लम है या स्किन की जो डिजीज़ है वो सारा साल ही रह रही है अब। तो इसकी मेन वजह वेदर ही है, खाना पीना है क्या? पहले तो रीज़न हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि स्किन की जो प्रॉब्लम है, उसके जो इमराज हैं वो एक तरतीब के साथ बहुत तवील हैं और इसके लिए हमें कई सारी नशिस्तों की ज़रूरत होगी अगर हम तफसील से इस पे बात करते हैं, क्योंकि दामन वक्त में इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकें, ताकि हमारे सामीन इसकी अवेयरनेस भी हो उनको और इनमें आगाही भी हो कि इससे कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को और किस तरीके से हम इससे महफूज रह सकते हैं। आपने अवाइल में बिल्कुल सही बात की कि हर शख्स ऐसा लगता है जैसे स्किन की प्रॉब्लम का शिकार है। चेंज ऑफ वेदर इसमें से एक हिस्सा है, इसका एक पार्ट है। चेंज ऑफ वेदर की वजह से, ड्राई मौसम की वजह से, ड्राई वेदर है उसकी वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं। और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो उसकी वजह से भी बेशुमार इमराज स्किन के ऐसे हैं जो इसकी वजह से होते हैं। आपने वजह फरमाया। फिर वक्त के साथ साथ माहौल भी ऐसा बनता चला जा रहा है और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। जैसे कि आपने कहा कि नाना दादी के ज़माने से ये बीमारियां चली आ रही हैं, लेकिन हम क्योंकि मुंसलिक हैं होम्योपैथिक से, तो हमारे यहाँ जो तरीक़े इलाज है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ख़त्म करने की दवाइयाँ मौजूद हैं। यानी कि जिस नस्ल ने अपना ट्रीटमेंट लिया है उसकी आइंदा की नस्ल भी उससे महफूज रहेगी, बल्कि वो भी उससे महफूज रह सकता है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर ख़त्म किया जा सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा स्किन के प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि स्किन की जैसा कि आपको पता है कि 3 लेयर्स होती हैं इसकी। डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, 3 लेयर्स होती है और तकरीबन हर बीमारी में ये मुतासिर होती हैं। तीनों मुतासिर होती हैं? तीनों मुतासिर होती हैं। कहीं पे एक होती है, कहीं पे 2 होती हैं और बेशुमार इमराज स्किन के ऐसे हैं जिसमें तीनों ही मुतासिर होती हैं। ये वर्स्ट की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बीमारियों का भी हम तस्करा करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसको मुतासिर करती हैं। स्किन प्रॉब्लम में जो आम तौर पे जो बीमारी है वो डर्माटाइटिस की है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ये तकरीबन हर मर्ज़ में ही होती है। तो अभी हम इसका स्टार्ट लेते हैं। एक जो कॉमन दवाई, कॉमन मेडिसन तो नहीं, कॉमन बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आम तौर पे लोग जिससे महफूज अपने आप को रख नहीं सकते, जो आम तौर पे कॉमन है। उसमें एक्जिमा है, स्कैबीज़ है, सोराइसिस है। तो यके बाद दीगर हम एक एक का तस्करा करेंगे। आप कोई सवाल करना चाहें तो मुझसे। एक्जिमा पे ही आ जाते हैं ना, आपने खुद ही कहा। जी, एक्जिमा देखें, एक्जिमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। हार्मोनिक चेंजेस की वजह से भी होता है ये, चेंज ऑफ वेदर की वजह से भी होता है, ड्राई वेदर में भी ये प्रॉब्लम होती है। हाइजीन का जो लोग ख्याल नहीं रखते, क्या वो बिल्कुल आप बहुत बड़ा फैक्टर है हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखें। और अगर ऐसे इलाकों में हम रहते हैं कि जहाँ पे कूड़ा करकट, कचरा और वहाँ पे प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे घरों में, ऐसे इलाकों में जल्दी इमराज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और उसके तदारुक के लिए, उसके बेहतरीन तरीक़े अंजाम देने के लिए बेशुमार आपको जो है ना एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। बात हो रही है एक्जिमा की। एक्जिमा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है
और ये मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि ये एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ये ड्रॉपलेट भी होती है, एक दूसरे से लगती भी है। ठीक है। और कुछ इमराज इसमें एक्जिमा में ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे से नहीं लगते। इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती है। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये आपने कहा कुछ एक्जिमा ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से लग जाते हैं और कुछ ऐसे नहीं लगते। एक आम इंसान, उसकी फैमिली में खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी को हो गया एक्जिमा, तो वो कैसे उसकी शक्ल देखकर पहचान कर सकता है कि ये जो हुआ है इसको ये दूसरों को लग सकता है और ये ऐसा है कि ये नहीं लगेगा? आम इंसान कैसे पहचान जी करे? मैं यही बताने वाला था आपको कि अगर घर में एक शख्स पहले मुतासिर हुआ है और उसके बाद दूसरे दीगर अफराद भी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये ड्रॉपलेट एक्जिमा है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका नहीं कि किसी एक को हुआ है और हम पहचान जाएं? कोई शक्ल उसकी ऐसी होती है? देखें, हमारे यहाँ माशरे में ये प्रॉब्लम है कि हम मुआलिज के पास बहुत देर से रुजू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, इग्नोर करते हैं, उसके बाद फिर अपने टोटके या अपने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं और जब हद से फेल हो ज़्यादा जाते हैं जब। जी बिल्कुल, और जब हद बिगड़ से जाती है सूरत हाल। बिगड़ जाती है सूरत हाल, जब बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है तो फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। इस अरसे में ना सिर्फ ये कि केस सीवियर हो जाता है बल्कि दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम अवाइल में ही इसका तदारुक ना करें तो दूसरे घर के अफराद भी इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्जिमा जो है वो एक दूसरे से कम ही लगता है। वो दूसरी बीमारी हैं, उसका मैं आगे तस्करा करूँगा। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर साहब की उर्दू बहुत अच्छी है। अवाइल जिसको समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब ये कि इब्तिदा में, इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल स्टार्ट में। डॉक्टर साहब से बात करते हुए बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रेडियो पाकिस्तान पे बैठे डॉक्टर साहब का हर लफ्ज जो है वो उर्दू का बड़ा कोई सलीस उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि या तो उर्दू भी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है, हम बीच वाले लोग हैं। तो हम ना अंग्रेजी समझ सकते हैं और ना अच्छी वाली उर्दू समझ सकते हैं। देखिए अरसला, हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि हम अहले ज़ुबान हैं। हाँ। और ज़ाहिर बात है जिस घराने में ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे उर्दू, लेकिन मैं अपनी मैं बिसात में ये बात करूँगा कि मुझे उर्दू बहुत अच्छी नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं। जानने की तकलीफ होती है जब हाँ, आप जान लेते हैं तो उसकी तकलीफ होती है। वापस आ जाए जो असल तकलीफ है हमारी एक्जिमा की हम बात कर रहे थे। एक्जिमा में देखें, एक तो ड्राई एक्जिमा होता है जिसमें से इचिंग होती है और दूसरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो दूसरा एक्जिमा होता है वो बड़ा परेशान कुन होता है, जिसमें से डिस्चार्ज हो रहा होता है। वो डिस्चार्ज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, या तो ब्लड वगैरह भी आ सकता है? ब्लड भी आ सकता है जी बिल्कुल। इसमें इरेप्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा। और किसी में इरेप्शंस नहीं होते तो उसमें पस्ट्यूल डिस्चार्ज होता है, पस्ट्यूलर डिस्चार्ज होता है, हनी लाइक डिस्चार्ज होता है और बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है। पेनफुल भी होगा, आई थिंक पेनफुल भी होता है, लेकिन इचिंग इचिंग इसमें ज़्यादा होती है। एक्जिमा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बर्निंग और इचिंग की होती है। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा मसला यह है कि हम नेल का इस्तेमाल करते हैं इचिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ को बढ़ाने वाली बात है। इसमें आपको ये करना चाहिए कि हर्बल में नीम के पत्ते मौजूद हैं, उनकी शाखें ले लें, उससे इचिंग करें, वो ज़्यादा बेहतरीन है। और या फिर उसकी टहनी से इचिंग किया करें। वो एंटीसेप्टिक भी है एक तरह का, शिफा भी है, हेल्पिंग के तौर पे भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे नेल से हम स्क्रैच करते हैं वहाँ पे तकलीफ़ हमारी वर्स होती है, तो उसमें ये ख्याल रखना चाहिए। इंसान अपने हाइजीन का ख्याल रखे और जो उसका डिस्चार्ज है उसको किसी टिश्यू पेपर से साफ़ कर दे और मुआलिज के मशवरे पर फॉलो करते हुए उसको टिश्यू पेपर वगैरह से साफ़ करे और जो भी ऑइंटमेंट, लोशन, जो भी मेडिसन आपको दी गई है उसको फॉलो करें। तो ये जेनेटिक अगर एक्जिमा है वो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, तो हमारे ट्रीटमेंट से हमने देखा है कि चंद हफ्तों में, बहुत कम अरसे में ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। जड़ से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक्जिमा जो है, जो राइस ट्रीटमेंट है उसमें आप इस्तेमाल करें तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। आप लोशन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, एक जगह तो साफ़ हो गई, फिर वो बॉडी में घूम रहा है और बॉडी में मौजूद है तो दूसरी जगह से निकल आता है। तो हमारा ये वाहिद इलाज है जो किसी भी प्रॉब्लम को अंदर से बाहर की जानिब निकाल के उसको ख़त्म करता है। तो ये कितना प्रोलॉन्ग हो जाएगा? प्रोलॉन्ग नहीं होता, सबसे फास्टेस्ट। आप कह रहे हैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबसे फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का। अच्छा। लोगों के जहनों में ये जो रुझान है कि ये स्लो इलाज है, देर से फ़ायदा करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। होम्योपैथिक एक बहुत तेज़ी से काम करने वाला एक इलाज है और बशर्त ये कि मुआलिज सही दवा सही वक्त पे डायग्नोज करे मर्ज़ को और सही दवा प्रिस्क्राइब करे, सही पोटेंसी दे, तो ये चंद हफ्तों में
नस्ल दर नस्ल आने वाला एक्जिमा ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, चंद हफ्तों से आपकी मुराद महीना 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने 3 महीने में खत्म हो जाए। एवरेज ये ख़त्म हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा जो नेल से जी जाना शुरू कर देते हैं लोग, उसकी वजह से तकलीफ ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, देखिए वक्ती तौर पे तो मज़ा आता है, उसमें अच्छा लगता है। मैं ये पूछ रही हूँ, सिर्फ तकलीफ ही ज्यादा होती है या वो उसकी कंडीशन भी खराब हो जाती है नेल लगने की वजह कंडीशन ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो जहाँ पे भी लगेगा वो वहीं से स्किन को ख़राब करेगा, तीनों लेयर्स को मुतासिर करेगा। ओके। तो उस डिस्चार्ज को फौरी तौर पे टिश्यू पेपर वगैरह से साफ़ कर लेना चाहिए और इस तरह की इचिंग से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और कुछ खाने पीने में भी एहतियात बताते हैं खाने आप लोग पीने या में बिल्कुल, देखें स्किन की जो भी प्रॉब्लम है हर मुआलिज यही बताएगा कि आप गर्म चीज़ें ना खाएं, जैसे अंडा है, मुर्गी है, मछली है, स्पाइसी चीज़ें हैं, ज़्यादा गर्म मसाले वाली चीज़ें हैं, इनका परहेज़ करें जितना मुमकिन हो सके। और इसके अलावा जो फास्ट फूड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, बेदरग इस्तेमाल करते हैं, उनका भी परहेज़ लाजमी होता है इसमें। और अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें साथ में। अच्छा, जो शावर वगैरह लेते हैं तो वो जो एंटीसेप्टिक हमारे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, लोशन या लिक्विड, आपको पता है वो हाँ, पानी जो में भी डाल के वो मुआलिज यूज़ ने, कर सकते जी हैं? बिल्कुल, जो भी मुआलिज ने आपको प्रेस्क्राइब किया है, जो भी उसने आपको एडवाइस किया है, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब का जोर इस पे कि खुद से अपने इलाज की तरफ ना जाएं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ही आपको सही बिल्कुल मशवरा देगा, क्योंकि वो ज़ाहिर कंडीशन देखकर किस स्टेज पर और क्या चीज़ इस पर काम करेगी वो डॉक्टर ही बता सकता है, आम इंसान नहीं बता सकता। हम तुक्के लगा सकते हैं और तुक्कों में जो है वो मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक्जिमा को आपने ठीक ठाक कवर कर लिया, बीच में अगर कोई सवाल आएगा तो हम ज़रूर आपसे पूछ लेंगे। सोराइसिस की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, सोराइसिस भी जो है ना बड़ा अहम मर्ज है। डॉक्टर और साहब पहले तो बताएं हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एक्जिमा है, ये सोराइसिस है? देखें सोराइसिस जो है, सोराइसिस इसकी भी कई कंडीशंस होती हैं। ये एक तो ड्राई होता है, अच्छा, और ड्राई के अलावा ये डिस्चार्ज भी होता है इसमें। तो एक जैसा हो गया ना फिर? जी बिल्कुल नहीं, एक जैसा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। जो डर्माटाइटिस वाला होता है वो पूरी बॉडी उसको मुतासिर करता है, वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन होती है। कहीं तो आपको लगेगा कि जैसे ये रिंग वॉर्म है, या कहीं पे लगेगा, ये असल में जॉइंट से शुरू होता है, नी जॉइंट से शुरू होगा, एल्बो जॉइंट से शुरू होगा, ज़्यादातर ड्राई होता है। और उसमें स्केल्स जो है ना वो निकलते हैं, भूसी झड़ती रहती है और उसमें ग्रेट इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और जिसमें वो लोग जो पूरे जिस्म उनका मुतासिर होता है। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नस्ल दर नस्ल चलता है, ये ड्रॉपलेट नहीं है। आपने कहा एक्जिमा के साथ भी है और नहीं, इसके साथ? एक्जिमा देखें, एक्जिमा तो जेनेटिक है, वो भी जेनेटिक हो सकता है, नस्ल में जाता है। सोराइसिस भी नस्ल में जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं लगता। अच्छा, यानी कि आपका कोई अटेंडेंट है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसको नहीं लगेगा, जीन में जाता है ये। जीन के जरिए ये किसी भी उम्र में नमूदार हो सकता है। और इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है और बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन होती है, उसमें उसको कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस में ये होता है कि जो जॉइंट्स में सोराइसिस होता है उसमें पेन रहना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन हो जाती है। और ये वो सोराइसिस जो बोन तक जाता है वो इतनी आसानी से अच्छा नहीं होता। देखिए, राइज ट्रीटमेंट जो राइज है दुनिया में, उसमें तो यही कहते हैं कि सोराइसिस अच्छा नहीं होता। अगर वक्ती तौर पे ख़त्म भी हो जाए या कंट्रोल भी हो जाए तो ये चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद दोबारा निकल कर आता है। और मैं हैरान कुन बात बताऊं कि हमारे होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल क्योर है। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो वहाँ पर भी इसका क्योर है। इसके कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसी खास रिसर्च इसके लिए अभी नहीं आई है। एक तो आपने कहा जेनेटिक है, लेकिन क्यों है, पीने से या कोई एलर्जी कुछ इसमें आती है? नहीं, इसमें वर्स हो सकता है, लेकिन खाने पीने का इसमें इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। और जहाँ पे जेनेटिक की बात मैं आपको बताऊँ, उसके अलावा एक दूसरे से लगने वाला नहीं है ये। और इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा परेशान कुन मरीज़ को सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। स्किन जो है स्कैल्स हो जाती है, सिल्वरी स्किन हो जाती है, ऊपर से क्रस्ट होता है, अंदर से उसके डिस्चार्ज किसी भी किस्म का हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होती है स्किन के अंदर और बहुत परेशान सूरत हाल होती है। तो ये सोराइसिस में भी वही एहतियातें हैं जो हमने दीगर इमराज का हम बता रहे हैं और आगे भी हम तस्करा करेंगे। और बीच में मैंने तस्करा किया था स्कैबीज़ का। स्कैबीज़ के लिए मैं एक जुमला कहता हूँ कि अगर कोई बड़े से बड़ा पहलवान हो और ये कहे कि जी मुझे जिस्म में ख़ारिश होगी और मैं हाथ ना लगाऊंगा, तो ये नामुमकिन बात है स्कैबीज़ के लिए। स्कैबीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है
और ये एक बग होता है, एक समझ लें इंसेक्टिक इन्फेक्शन है ये। एक इंसेक्ट की वजह से होता है जो माइक्रोस्कोप में नज़र आता है। अच्छा। और उसकी चले इसका तो एक रीज़न पकड़ा हमने। हाँ, इसकी वजह से होता है और ये एक दूसरे से लगता है और बड़ी तेज़ी से लगता है। इसमें जो एहतियात है मैं अपने सामीन को बताता चलूँ कि इसमें खुसूसी एहतियात हैं। जब घर का एक फ़र्द कहीं से लेकर आया है स्कैबीज़ तो दूसरे लाजमी मुतासिर होते हैं। आपने फरमाया कि कैसे डायग्नोस करेंगे स्कैबीज़ को, हम कैसे डायग्नोस करेंगे? देखें, जहाँ पे पेशेंट स्किन में इचिंग का तस्करा करेगा, अब उसकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। कहीं पे स्किन में कोई ऐसे इरप्शंस नहीं होते, कंडीशनल होता है। बहुत सारे स्कैबीज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें मिली जुली कंडीशंस होती हैं, यानी कि कहीं तो वो लगेगा कि जैसे रिंग वॉर्म है, कहीं पे लगेगा इरप्शंस हो रहे हैं। लेकिन इसको क्लिनिकल हम डायग्नोस इस तरह करते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे हम 2-3 सवालात करते हैं। पहले तो वो ये कहेगा कि मुझे खारिश है और बहुत दिनों से है और सही नहीं हो रही। पहला सवाल आप ये करें कि क्या घर के दीगर अफराद भी इसमें मुब्तला हैं? वो कहेगा जी मेरे घर में भी, बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, किसी को कम है किसी को ज़्यादा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसकी खारिश दिन में इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका जो इंसेक्ट है दिन में सो रहा होता है, रात को जागता है और आपको भी जगाएगा। वो इतनी ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है कि मैंने जैसे कि जुमला अर्ज़ किया, इसके लिए कोई अगर तहैया कर ले कि मैंने स्क्रैच नहीं करना, मैंने इचिंग नहीं करनी, तो ये नामुमकिन है। मैं आपको बताऊं कि ये स्किन प्रॉब्लम में ख़तरनाक तरीन प्रॉब्लम है। इतनी सीवियर इचिंग होती है कि पूरी पूरी रात बैठ के इंसान खुजाता रहता है। ठीक हो गया, इस पर मजीद बात करेंगे या वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हेल्थ टॉक। मैं हूँ अरसला और साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा। कॉन्शियस हो रही हूँ मैं नाम लेने में ना, डॉक्टर साहब ने कहा था नाम मेरा सही लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्केबीज़ पर बात कर रहे थे हम। जी, स्केबीज़ को आपने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत गुजारिशात इसमें और रह गई हैं। हाँ। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मैंने क्लिनिकल डायग्नोस का तरीका बताया, और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी जल्दी मर्ज़ में शामिल है जो चंद दिन नहीं रहती, चंद हफ्तों नहीं रहती, ये कई माह तक रहती है, बल्कि एक साल तक भी चलती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉपर आप ट्रीटमेंट किसी मुआलिज से ले लें, डर्माटोलॉजिस्ट से ले लें, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा ये प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब बच नहीं सकते? कोई एहतियाती तदाबीर नहीं होती कि मुझे खुदा न खास्ता कोई भी शख्स कहे कि मैं जाऊं ही ना इस बीमारी की तरफ? जी, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कर लें अपने लाइफ स्टाइल में? जी, इसमें बड़ी एहतियात है। मैं आपको पहले बताऊं कि बताता चलूं कि इसमें सबसे बड़ी एहतियात यह है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासला रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए। ज़ाहिर बात है घर है, छोटे घर भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप घर में ये तो कर सकते हैं, अगर छोटे घर हैं, कि आप अपनी बेडशीट के नीचे नीम के पत्ते बिछा दें, आप अपने खिड़की दरवाज़ों पे नीम के पत्ते लटका दें उसमें, और जब भी इचिंग हो आप नीम के पत्तों की शाखों से या उसकी टहनी से डॉक्टर साहब, ये तो आप वो कंडीशन बता रहे हैं जिनको हो गया है। जी, क्या कोई ऐसी सूरत हाल भी बनती है कि किसी के घर में लेट सपोज है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर ये प्रॉब्लम ही नहीं है, अब मजीद आए भी ना, तो वो क्या ऐसी एहतियाती घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्या ऐसा करें कि खुदा न खास्ता हो ही ना है ना? ये देखें, इसमें सबसे बड़ी एहतियात तो यह है कि अगर कोई मुतासिर हो गया है, देखें ये घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो बाहर से लेकर आता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी स्कैबीज़ बहुत हैं। वहाँ पे बेडशीट्स हैं, वहाँ पे पेशेंट्स हैं, और वहाँ पे जो अमला है उनकी निगहबानी के लिए, निगरानी के लिए वो भी मुतासिर होता है। फिर वो ज़ाहिर बात है अपने घर में भी जा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है। ये बहुत तेज़ी से मल्टीपल होता है, लगने वाली ही बीमारी, लगने वाली लाजमी है ये। इससे ये होता है कि जो शख्स मुतासिर हो गया और आपको इतनी निशानदही हो गई है कि ये स्कैबीज़ का शिकार हो गया है, तो आप उस शख्स को जितना मुमकिन हो सके अलग रखें घर में, अपने कमरे में आइसोलेशन में रहे, और अपनी बेडशीट गर्म पानी में धोए, अपने कपड़े 2-3 कपड़ों का आप इस्तेमाल करें, अपने 2-3 सूट ले लें, उसको गर्म पानी में धोया करें, और जिस घर के हर फर्द के कपड़े अलग धुलेंगे इसमें, और उसको धूप में सुखाया जाए। ये बड़ी एहतियातें हैं इसमें, और जो भी प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और आप यकीन कीजिएगा, मैंने कई माह की, मेरे पेशेंट इस वक्त मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और वो इस बात की गवाही देंगे, कई माह की हमने स्कैबीज़ की प्रॉब्लम एक हफ्ते में भी होम्योपैथिक दवा देके सही की है माशाल्लाह। लेकिन नॉर्मली एक महीना 1.5 महीना इतना इलाज किया जाता है उस शख्स के लिए जो 1 साल से मुतासिर है, या वो पूरी फैमिली। और इसमें ये ज़रूरी है कि अगर एक शख्स मुतासिर हो गया
तो दूसरे अफराद भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उनको, और लाजमी जो है ना उनको आइसोलेशन में भी रहना पड़ेगा, एहतियात भी करनी पड़ेगी। ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती। अगर घर का कोई शख्स भी मुतासिर है, पूरे घर को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एहतियात भी करनी पड़ेगी। ये सारे मामलात इसके अबीज़ में करने पड़ते हैं। किसी को भी कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं, अगर प्रेगनेंसी में कोई खातून मुतासिर हैं, उनका होने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो 1 हफ्ते के अंदर उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा इसके असरात हैं कि क्योंकि ये ब्लड में भी शामिल हो जाता है। जब ब्लड में पहले स्किन तक रहता है, फिर बाद में ब्लड में भी शामिल होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके बच्चे भी मुतासिर होते हैं। डिलीवरी के बाद पता चलता है कि वो बच्चा क्या करेगा, रोता रहेगा, रात दिन रोएगा, रात को ज़्यादा रोएगा, दिन में तो फिर भी सो जाता है। और उसके कुछ निशानात आने शुरू हो जाएंगे, इरप्शंस बॉडी पर आ जाएंगे, और कुछ मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि बच्चा भी। इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी डॉक्टर साहब? देखें, वैक्सीन तो एक अलग चीज़ है। देखें, वैक्सीन हो रही है मतलब जी अरसला, मैं आपको बताऊं कि देखें, वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन इसलिए होती है कि आप किसी हद तक महफूज रहें। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि जिस मर्ज़ की आप वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, तो वो मर्ज़ दोबारा नहीं होगा। हो सकता है चिकन पॉक्स की हम वैक्सीन लगाते हैं, मीज़ल्स की लगाते हैं, खसरा की लगाते हैं, और दीगर बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होता है। लेकिन उसकी शिद्दत कम रहती है। जैसे कोरोना में वैक्सीन लगाई गई थी, तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी वो फिर कम मुतासिर हुए, उनके मर्ज़ की शिद्दत कम रही। ये फ़ायदा होता है। सही है। अभी आपने खुद जिक्र कर दिया गुफ्तगू के दौरान ही चिकन पॉक्स का। देखिए, ये भी एक अब जो हम देख रहे हैं, पहले सिर्फ छोटे बच्चों को हुआ करता था, अब देख रहे हैं बड़ों को भी हो जाता है, और किसी को रिपीट भी हो रहा है। ऐसा जी बिल्कुल। देखें, चिकन पॉक्स जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होती है, और आम तौर पे होती है। ज़्यादातर ये नौमौलूद बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में या टीन एज में होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जो 25 से लेकर 30 साल की उम्र के हैं, और वो भी मुतासिर होते हैं। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वेरिसिला बूस्टर कहलाता है, जूस्टर कहलाता है, जो इसको मुतासिर करता है। इन्फेक्टियस डिजीज़ है, एक दूसरे से लगती है। जब एक बच्चे को हो जाती है तो दूसरों को भी महफूज रखा जाता है। इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? क्लिनिकल हम इसको इस तरह डायग्नोस करते हैं कि इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, छाले नुमा दाने होते हैं, उसमें या तो पानी भरा हुआ होता है या उसमें पस होती है। दोनों सूरतों में हम अपनी अद्वियात का सिलेक्शन करते हैं उनके मर्ज़ के मुताबिक। फीवर होता है, इसमें हाई फीवर भी होता है, और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, और बहुत ज़्यादा इसमें जलन और इचिंग और उसके साथ बुखार होता है। ये तकरीबन 7 दिन होता है। 3 से 4 दिन इसकी शिद्दत रहती है। दवाइयाँ लेने से ये होता है। अच्छा, हमारी दवाइयों में ये फ़ायदा है कि हमारी दवाइयाँ वैसे ही ऑलरेडी मर्ज़ को अंदर से बाहर निकालती हैं। ये चिकन पॉक्स दबना नहीं चाहिए। इसमें दूसरी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, और उनको नहीं पता होता कि ये चिकन पॉक्स अंदर है, और वो फीवर में ही पेशेंट आता है तो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जो इसके लिए नुकसानदेह है। वो खुद डॉक्टर्स ये बात कहते हैं। लेकिन जब ये बाहर आनी शुरू हो जाती है, और ये सप्रेस भी रहती है, काफ़ी अरसे तक सप्रेस रहती है, और अगर आप इसको बुखार उतारने की दवाइयाँ सिर्फ दें तो अंदर मौजूद होती है। इसका निकल के बाहर आना बेहतर होता है। हमारी दवाइयाँ मर्ज़ को बाहर से निकालती हैं, और इसको तेज़ी से इसके जो ब्लिस्टर होते हैं उनको ड्राई करते हैं। तकरीबन 7 दिन में 10 दिन में ये क्लियर हो जाता है आम तौर पे। और इसमें एक और मर्ज़ होता है मीज़ल्स, जिसको खसरा कहते हैं। ये भी अमूमन बच्चों को होती है। ये भी एक स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें चेस्ट इन्वॉल्व होता है, चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और खसरा को देखें, हल्का नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, ख़वातीन हैं, वो हम सुनते हुए आ रहे हैं शुरू से कि ये 2.5 दिन की होती है, इसमें दवा नहीं करनी चाहिए, और ये 2.5 दिन में खुद ही सही हो जाती है। मैं एक सवाल करूँगा ऐसी ख़वातीन से, बहुत ही मौद्दिबाना, कि क्या बच्चे को 102 103 बुखार है, क्या आप उसको दवा नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो सीवियर हो सकता है। और खसरा को हल्का भी नहीं लेना चाहिए, मीज़ल्स को हल्का नहीं लेना चाहिए। जब इसमें सीवियरिटी बढ़ती है तो ये नमूनिया की तरफ जाता है, और मोहलिक भी हो सकता है। तो इसमें एहतियात भी लाजमी है। ऐसे बच्चों को आमतौर पे, ये नौमौलूद बच्चों को होता है, शीरख्वार बच्चों को होता है, या छोटी उम्र के बच्चों को होता है, तो इसमें ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
और इसमें एहतियाती तदाबीर करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इस पर मजीद बात करेंगे या वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हेल्थ टॉक। और डॉक्टर साहब मीज़ल्स पर भी हमने बात कर ली, चिकन पॉक्स पर भी बात कर ली। अच्छा, मैं अभी जो आप सारी गुफ्तगू में के दौरान कह रहे थे कि इलाज करवाना चाहिए, अंदर से निकले, चिकन पॉक्स की आई थिंक आप हम बात कर रहे थे अंदर से, लेकिन ये जो अंदर से निकालना और खूब अच्छी तरह से कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं होम्योपैथिक पे, या घरों में भी अक्सर अम्माओं की कोशिश होती है कि ये निकल जाए, ये बड़ा पेनफुल होता है। इसको कुछ आराम कर भी मिले, उसके लिए कुछ मेडिसिन नहीं होती कि ठीक है आप निकालें उसके अंदर से, बट जिस बच्चे या बच्ची को हुआ थोड़ा सा तो सुकून में भी आए। जी, मैं बताता चलूँ आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो भी तकलीफ होती है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करती है, चाहे वायरल फीवर हो, इन्फेक्टियस डिजीज़ हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, ये अपना टाइम पूरा करती है। मेडिसिन इसीलिए होती है कि जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, हमारा पेशेंट जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यानी कि उसको चिकन पॉक्स की मैं बात करूं कि ग्रेड इचिंग है, उसमें सीवियर है और बहुत ज़्यादा बर्निंग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो दवाइयाँ अरसला इसीलिए होती हैं कि वो दवाइयों से उसको रिलीफ मिले और ये जो मरहला है 2-3 दिन 4 दिन का, वो उसका आसानी से गुजर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि तकलीफ होने दी जाए, निकाला जाए इसको, तो पेन जितना होगा, जितनी ज्यादा ये निकलेगी उतना सुकून बाद में मिलेगा। देखिए, और अगर हम एलोपैथिक की तरफ चले जाएं तो वहाँ वो आपने कहा अभी खुद के एंटीबायोटिक या कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि जल्दी से खत्म हो ताकि तकलीफ से निकले, तो कोई बीच की सूरत हाल नहीं निकल सकती? नहीं, बीच की सूरत हाल देखें, मैं अपनी पैथी का जिम्मेदार हूँ और अपनी पैथी का अपने तजर्बे की बुनियाद पर हम तो पेशेंट को दवा देते हैं, पहली खुराक से उसको आराम आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो जो दवा दी जाती है उसके पेन को रिलीफ करने के लिए, उसकी इचिंग को रिलीफ देने के लिए, या जो ब्लिस्टर निकल गए हैं उसको ड्राई करने के लिए, तो वो दवा के साथ वो निकलते भी रहते हैं और जो निकले हुए हैं वो ड्राई होते रहते हैं। अच्छा, तो उसको तकलीफ पहले ही दिन, जाहिर बात है फिर उसमें एहतियातें हैं, आप जो है इचिंग करें तो नीम के पत्तों से करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसी चीज़ों का परहेज़ करें। पसीने पेशेंट को नहीं आने चाहिए। अच्छा। उसको हवा में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माहौल उसको देना चाहिए कि उसको हवा लगती रहे। और साथ में एसी में रखें, एसी में नहीं, अगर देखें ना हर घर में तो एसी नहीं है तो पंखे में होना चाहिए। फिर देसी तरीके भी हैं, अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है तो वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पसीने आने से इसकी तकलीफ में इजाफा होता है। और मैं ये जुमला भी कहता चलूँ, बात रह ना जाए, कि बास केसेस में चिकन पॉक्स और मीजल्स दोनों कंबाइन होती हैं। ओह माय गॉड! उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं और ये दोनों एक साथ निकलती हैं। हमने बेशुमार पेशेंट ऐसे ट्रीट किए हैं। दोनों की ट्रीटमेंट साथ दोनों का ट्रीटमेंट साथ चल रहा होता है और वो दोनों जो है अंदर से निकल के ख़त्म हो जाती है। और ये हमारी बड़ी आसानी है इसमें पैथी में हमारी, कि हमारी ये असल में फितरी इलाज है, नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें कोई आर्टिफिशियल दवाइयाँ नहीं है, इसमें कोई केमिकल से बनी हुई दवाइयों का ग्रुप इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादातर हर्ब से बनी हुई दवाइयाँ हैं, तो लिहाजा उनके साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे नहीं हैं। और पहली ही खुराक से पेशेंट को हम जब अपनी क्लिनिक में देते हैं, एक डोज देते हैं, उसको 2 ड्रॉप उसकी ज़ुबान पर टपकाते हैं, वहीं से घर जाने तक पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। सही, ठीक है। कोई एज ग्रुप? देखें, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो, उसमें ज़्यादातर ये बच्चे शिकार होते हैं या टीन एज के बच्चे शिकार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियर केसेस में, अब मुझे खुद, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 25 साल का था जब मुझे ये हुआ था, तो बड़ी उम्र में देखें अंदर एक दफ़ा मौजूद होता है और ये होना होता है, वजह से निकलता है। चिकन पॉक्स एक दफ़ा सबको ही होती है, किसी को किसी एज ग्रुप में होती है, किसी को किसी एज ग्रुप में। ट्वाइस भी हो सकती है कि एक दफ़ा हो गई फिर होगी? हाँ, उस सूरत में हो सकती है कि आपने अगर ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं लिया या ये अंदर सप्रेस हो गई है और वो निकल नहीं पाई है, तो वो दोबारा भी हो सकती है। इसी तरह जॉन्डिस वगैरह बहुत सारी बीमारियां, वो हमारा भी टॉपिक नहीं है, उस पर हम करेंगे प्रोग्राम। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वो उसकी सप्रेशन हो जाए, जिस्म के अंदर रह जाए, तो वो दोबारा निकल कर आती है, कभी ना कभी निकल कर ज़रूर आती है। जी, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक ठाक तो हमने कवर कर लिया है। ज़रा ख़वातीन के पसंदीदा मौजू की तरफ भी आ जाते हैं। स्किन के जो मसाइल हैं, अभी तो स्किन की बहुत सारी डिजीज़ पर तो हम आ चुके हैं, अब जो नॉर्मल स्किन के मसाइल हैं, जैसे कि हम गर्मी सर्दी पे वैसे बात कर रहे थे, गर्मी में स्किन ख़राब हो रही है तो सर्दी में, अब ये जो स्किन नज़र आती है हमारी फेस की स्किन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ उसकी, वो भी गर्मी में अलग रिएक्ट करती है, सर्दी में अलग रिएक्ट करती है। मौसम चेंज होता है तो किसी की ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, किसी के पिंपल्स या एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। ज़रा इस तरफ भी आ जाए आप। जी बिल्कुल, ये दो बातें जमा हो गई हैं, मैं दोनों के जवाब देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास टॉपिक अभी रह गए हैं, कम से कम वक्त में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, एक्ने पिंपल्स की आपने बात की। एक्ने पिंपल्स अमूमन होते हैं ये टीनेज में,
जब हमारे बच्चों में हार्मोनिक चेंजेस होने लगती है, जब वो सने बलूगत में आते हैं, प्यूबर्टी एज में दाखिल होते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होती है जो कि नॉर्मल है और कुदरती है, लेकिन उसके साथ एक्नी पिंपल्स निकल कर आते हैं। अब एक्नी पिंपल्स उसमें निकलना 99% ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रही है बॉडी के अंदर, उनके बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होते हैं और किसी को कम होते हैं, लेकिन 99% होते हैं, बच्चों में भी और बच्चियों में भी। तो जहाँ पे सीवियरिटी है तो वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो तरीका इलाज है वो नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो हमारा जो तरीका इलाज है उसमें हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, यानी कि 2-3-4 हफ्ते के अंदर कितने भी किस्म के एक्ने पिंपल्स हों, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पस्ट्यूल्स होते हैं, किसी में मोल्स भी निकल आते हैं और स्किन ऑयली होती है, उसके अपने प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको हम दवाओं से कवर कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं हम। और ये अगर सप्रेशन की तरफ चले जाए, अगर कोई ऐसा इलाज किया गया है कि जिसमें ये सप्रेस हो गए हैं, जल्दी जल्दी से ट्यूब लगाएं कि भाई हमें तो कॉलेज जाना है, बुरा लग रहा है। पे इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ये दाने सप्रेस रहते हैं। मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी बॉडी में निकल आते हैं ये एक्ने पिंपल्स, बॉडी में, हाथों में निकल आते हैं, चेस्ट पे निकल आते हैं, यानी कि हम उसको एक जगह से तो सप्रेस कर देते हैं, यहाँ से निशान कम हो गए, ख़त्म हो गए दाने, वो बॉडी में घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निकल कर ज़रूर आते हैं। तो ये एक्ने पिंपल्स की बात हुई। बाकी आपने चेंज खाने की भी फिर इस वजह से दवा दी जाती है? हाँ, खाने की बिल्कुल दी जाती है, बिल्कुल, हम तो लाजमी देते हैं। बल्कि बहुत सारे डॉक्टर इसमें सिर्फ क्रीम और लोशन और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम खाने की दवा से ज़्यादा काम लेते हैं। 80% जो क्योर होता है वो खाने की दवा से होता है, जो स्किन में मौजूद है वो अंदर से निकल के बाहर आता है, जो बाहर मौजूद है वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं और तेज़ी से ये क्योर की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब आपने दूसरी बात की थी, नहीं डॉक्टर साहब, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है मौजूद। ठीक है। एक तो आपने बताया कि यंग हो रहे होते हैं बच्चे, प्यूबर्टी एज में जाते हैं, तो उस वजह से होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो जरा एज ज्यादा भी हो जाती है उनकी, उसके बाद भी उनके मुंह पर दाने निकले रहते हैं। उसमें देखें, वो एक तो वजह हो गई प्यूबर्टी एज हो गई, दूसरे जो दाने निकल आते हैं, देखने में यह है कि वो हजरात जो ख़वातीन और हजरात जो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो मेकअप लगाते हैं बहुत ज़्यादा, उनके भी हो जाते हैं। देखिए, उससे भी एलर्जी हो सकती है। जाहिर बात है, एक चीज़ ब्रांडेड है तो वो कम प्रॉब्लम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन फिर इसमें जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के भी लगते हैं, एक दूसरे की स्किन के साथ, तो उसके साथ जिनकी सेंसिटिव स्किन यानी है, एक रीजन इसका हाइजीन भी है। हाइजीन भी है जी, बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि अपना कॉस्मेटिक साथ लेके जाते हैं और वो फिर भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब। तभी तो मैंने बोला कॉस्मेटिक खुद तो इशू नहीं है। ब्रांड का आ गया कि सस्ता ब्रांड नहीं लेना, महंगा ब्रांड लें, पैसे लगाएं खूब सारे। चेहरा देखें, हमारा लोग चेहरा ही तो देखते हैं आखिर, और चेहरा जो है हमारा ऐसा है जैसे किताब का एक प्रीफेस होता है, दिबाचा होता है, तो वो हमारी निशानी जो है बॉडी की चेहरा है, तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सके, बिल्कुल। चेहरे पे मुझे याद आया, सब कह रहे बिल्कुल। जी। अच्छा, एक्ने पिंपल्स की हमने बात कर ली काफी हद तक। ये माथे पे भी निकलते हैं, ये वार्ड्स की सूरत में भी होते हैं। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, जो हाइजीन की वजह से या कॉस्मेटिक्स की वजह से या वेदर की वजह से जो निकल रहे हैं, और ये अब वो वाली नहीं है, प्यूबर्टी वाली नहीं है, तो उनका ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होगा कि वो खाने की दवाइयाँ भी लेंगे, लगाने की दवाइयाँ भी लेंगे? बिल्कुल, इसमें लेना होता है, क्योंकि देखें ये धूप में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है एक्ने पिंपल्स की। जो रेगुलर है उसमें सन ब्लॉक वगैरह भी यूज करना होता है, और प्रॉपर स्किन को आप जो ऑयली स्किन का शिकार हैं और सख्त गर्मी पड़ रही होती है, उनको दिन में कई दफ़ा अपना चेहरा धोना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए। और सन रेस से बचने के लिए कैप का इस्तेमाल करें, ख़वातीन हैं हिजाब का इस्तेमाल करें ताकि वो महफूज रहें इससे। मास्क वगैरह भी अब हमारे माशरे में एक हिस्सा बन गया है कल्चर का। छतरी भी ले सकते हैं, अम्ब्रेला हमारे लेते ही नहीं डॉक्टर साहब, नहीं लेना चाहिए, सिर्फ बारिश के लिए बना दिया, सिर्फ बारिश के लिए, वो बारिश के लिए नहीं बनी है, सिर्फ ये धूप से भी कवर करता है। बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग, डॉक्टर साहब, अगर आप मैंने देखा है कि लोग लेने शुरू हो गए। देखिए, मास्क हंस रहे होते हैं। हमारे माशरे में 2019 से पहले मास्क लगाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने कल्चर में उसको शामिल कर लिया है और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे हम बहुत सारी ये जो एलर्जीज होती हैं, इससे हम महफूज रह सकते हैं। एलर्जी की बात आई, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होती है। अब वक्त हमारा कम रह गया, टॉपिक बहुत सारे हैं, मुझे गैंग्रीन का भी तस्करा करना है। उसी पे गैंग्रीन की तरफ आ जाए क्योंकि वक्त कम मुकाबला। देखिए, डायबिटिक पेशेंट को जो गैंग्रीन होता है अमूमन पैरों में होता है, और उनको इस बात पे
ये तकलीफ दह मरहला होता है और ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, पस आती है और ये इतनी आसानी से कवर नहीं होता और इसमें लोगों को अपना पैर कटवाना पड़ता है। ओह माय गॉड। फिर वो दूसरा हिस्सा नी जॉइंट तक कटने की नौबत आती है। मैं ऐसे हजरात को खुशखबरी सुनाऊंगा। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसर वाली कंडीशन। जी, असल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि वो तेज़ी से जो है ना टिश्यूज़ को डेड करना शुरू कर देता है और इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर सर्जरी से करते हैं, मैं अपने ट्रीटमेंट की बात बताऊं, अपनी पैथी की बात बताऊं और ऐसे हजरात जो जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आप सर्जरी करवाएं, आपका पैर काटा जाएगा, आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को जिनको सर्जरी की डेट मिल गई थी, मैंने उनका इलाज किया, आज वो अपने पैरों के साथ सही हैं। पिछले चंद माह की बात है, मेरे अपनी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी किसी को और उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर ने कह दिया था सर्जरी उनके जो डेड टिश्यूज़ थे उसको रिमूव करने के लिए और कह दिया था उसने कि अगर ये बहुत ज़्यादा डीप है तो मैं आपको बता रहा हूँ, साइन भी करवा ली थी कि मैं इनकी टांग काटूंगा और नी जॉइंट से कटेगी। आप यकीन करें कि डॉक्टर से मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने उससे मीटिंग की और मैंने कहा कि मुझे एक चांस दें हमारी इन्फेक्शन दूर करने की। और ऐसी बेशुमार लोगों की डायबिटिक गैंग्रीन की प्रॉब्लम थी, उनकी टांगें महफूज हुई हैं, आज वो बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर ने मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया और उन्होंने जो है ना मुझे चांस दिया। 2 हफ्ते के अंदर में हमने भरपूर ट्रीटमेंट दिया और आज वो पेशेंट जो है अपनी टांग के साथ महफूज है और उसके ज़ख़म भी बहुत अच्छे हो गए। जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी वो भी हमारे टिश्यूज़ जो है ना डेवलप हुए हैं और उसने कवर किया है, जो हीलअप हुए हैं वो टिश्यूज़, और वो सारे जो उसकी नौबत आनी थी वो भी नहीं आई प्लास्टिक सर्जरी की। तो उन पेशेंट के लिए खुशखबरी है कि वो होम्योपैथिक में किसी मुस्तनिद उससे इलाज करवाएं और अपनी टांगों को बचा सकते हैं कटने से, क्योंकि उसके बाद फिर मौत ही की तरफ जाता है इंसान। एक दफ़ा कटती है, दूसरी दफ़ा कटती है। इसके अलावा फिर बेड सोर की प्रॉब्लम भी ऐसी होती है। बेड सोर में भी गैंग्रीन की रीज़न क्या है? देखें, गैंग्रीन की रीज़न ये होती है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपने चेहरे से ज़्यादा अपनी टांगों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये रीज़न। ऐसे जूते चप्पल हम सैंडल पहनते हैं जिनमें उसका सरफेस अनइवन होता है जो या हार्ड होता है, उसमें हमवार सतह नहीं होती है। ऐसे पेशेंट को सॉफ्ट पहनना चाहिए। पैरों की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, चेहरे से ज़्यादा रखना चाहिए। कहीं पे कोई ज़र्रा कंकर, ऐसे पेशेंट को दूसरों की चप्पल जूता भी नहीं पहनना चाहिए। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि दूसरे का पहन लिया और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उनका एक छोटा सा दाना निकल कर आया, इरप्शन निकल कर आया। बढ़ते 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 वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर ली, सारे टिश्यूज़ पैर के डेड हो गए और टांग कटने की नौबत आई। यानी ये जो बात मुझे समझ आई, बिल्कुल वो बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शुगर के पेशेंट को अपने जूते चप्पल अच्छे पहनने चाहिए। खूसा टाइप की चीज़ें, हार्ड चप्पल, हार्ड सैंडल ये नहीं पहननी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा इंतखाब करना चाहिए। पैरों में ही हो रहा है, पैरों से ही शुरू होता है ज़्यादातर। उंगली में भी होता है, हाथों की उंगली में होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें पैर मुतासिर होता है। पैर की उंगली, पैर का क्योंकि लोग ख्याल नहीं रखते सफाई का। शुगर लेवल को हम लोग परहेज नहीं करते, बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं। हमें मालूम है कि हम पेशेंट हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, उसके बावजूद नहीं करते। तो इसका इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। इसके अलावा बेड सोर हो जाता है पेशेंट को। वो पेशेंट, डॉक्टर साहब हमारे पास सिर्फ आखिरी 1 मिनट है। बेड सोर का मैं आपको बताऊं, जो पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो बिस्तर पे रहते हैं, जैसे पैरालिटिक पेशेंट हैं, जी। तो ज़ाहिर बात है उसकी फॉर्म की गर्मी की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म की हीट की वजह से वो उनके कमर में ज़ख़म हो जाते हैं। उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और हम तेज़ी से उसको सही करते हैं। कंक्लूजन के तौर पे मैं आधा मिनट आपका लूँगा बस। इसमें जो है स्किन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें और प्रॉपर इलाज करवाएं। अगर आप किसी उसमें मुतासिर हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, इन सब का जो है ना आपने इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि स्किन श्रिंक होती है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिली आज के प्रोग्राम में भी और सारा कंक्लूजन डॉक्टर साहब ने भी दे दिया। मैं भी जाते जाते ये कहूँगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बीमारी में फंस जाएंगे तो फिर अब बीमारियों से निकलना इतनी जल्दी इतना आसान होता नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आई होप आपका शो भी आपको अच्छा लगा होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।